नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के YouTube चैनल पर। और मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि चैनल का नाम है अंकित गुप्ता जी के, तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ चुके हैं, सबसे पहले दरखास्त रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहुंच सके। इसके बाद आप चाहें तो फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीके वेदर्स पेज के साथ, और टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित गुप्ता जी के। यहाँ पर सभी तरह के पीडीएफ और मटेरियल्स के लिए आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से भी आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों शुरुआत में ये आप सभी से यहाँ पर दरखास्त रही कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जी हाँ, गुड मॉर्निंग टू आप सभी को, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सत श्री अकाल, राधे राधे, आदाब, जय सिया राम। तो चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की इस क्लास का। और आज की क्लास का जो मोटिवेशनल कोट यहाँ पर बनता है विक्रांत राउत जी का। ये कहते हैं कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे की पसीने में होती है। और बिल्कुल सही कहा, जो पसीने से नहाते हैं वही एक दिन अपने सपनों को हकीकत में वहाँ पर साकार करते हैं। तो हाथ की लकीरों पर नहीं डिपेंड करती आपकी सफलता, आपके पसीने, आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। और कहा भी जाता है कि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तो फिर हाथों की लकीरों पर हम विश्वास क्यों करें। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या शामिल रहने वाला है। बहुत कुछ है आज के सेशन में, लेकिन ये सेशन काफ़ी लेंदी नहीं होने वाला, काफ़ी छोटा ये सेशन होगा ताकि कम समय में आप ज़्यादा जानकारियों को यहाँ पर प्राप्त कर सकें। मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे हमने शामिल यहाँ पर कर लिया है और डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस क्लास को हम लोग करेंगे रिवाइज, उसके बाद लेटेस्ट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पर रिवीजन और लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। न्यूज़ बॉक्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक स्लाइड उसकी भी ऐड की है, स्टैटिक जीके भी रहेगा, एमसीक्यू चैलेंज भी आप सभी के लिए यहाँ पर शामिल रहने वाला है। लेकिन आज प्रत्येक प्रश्न के बाद आज हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर बनने वाला है। एक बार सबसे पहले रिवीजन करेंगे जीडीपी प्रोडिक्शन का कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जो जीडीपी भारत की प्रोडिक्ट की गई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना है। यूएन की बात कर लेते हैं, यूएन के द्वारा 4.8%, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1.5 से लेकर 2.8% के बीच में। क्रिसिल की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनती है क्रिसिल। इसका फुल फॉर्म बनता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी मुझे टाइप करके बताइए कि क्रिसिल का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है। तो क्रिसिल नाम की एजेंसी के द्वारा 5.2% जीडीपी यहां पर प्रेडिक्ट की गई है। गोल्डमैन सैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं 1.6%, मूडीज की बात करते हैं तो 2.5%, और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 1.9% का यहाँ पर जीडीपी प्रोडिक्शन रखा गया है। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स की बात करते हैं तो पहले इसके द्वारा 3.5% की जीडीपी प्रोडिक्ट की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने अपने प्रोडिक्शन को यहाँ पर रिवाइज किया है और रिवाइज करके 1.8% रखा है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया की जीडीपी यहाँ पर गिर रही है और एशियन कॉन्टिनेंट की जीडीपी भी 0% यहाँ पर प्रेडिक्ट की गई है। तो ऐसी कंडीशन में एसएनपी यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जो जीडीपी लेटेस्ट प्रोडिक्ट की गई है वो है 1.8%। नोमुरा एजेंसी की बात करते हैं माइनस में 0.5%। इंडिया रेटिंग्स की बात करते हैं 3.6%। फिच इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस 4.6% और फिच रेटिंग्स की बात करते हैं तो 2%। एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट की बात करते हैं तो पहले इसमें भारत की जीडीपी को 2.6% आंका गया था और हाल ही में इसे रिवाइज कर दिया गया इस पर्टिकुलर डेटा को और रखा गया है 1.1% ओनली। बार्कलेज की बात करते हैं तो 0.8%। तो ये तो रहा जीडीपी का प्रेडिक्शन, जीडीपी का रिवीजन। उम्मीद है क्लियर रहा होगा। इसके बाद सबसे पहला प्रश्न जो कि हम लोग रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे वो है आप सभी के सामने कल ही डिस्कस हुआ था कि स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किस मोटर कंपनी के द्वारा किया गया है। ये मैंने आपको बताया था कि हाल ही में भारत की टीवीएस मोटर्स के द्वारा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर होगा, टीवीएस मोटर्स के द्वारा नॉर्टन जो नाम की स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो यह इंग्लैंड की एक मोटरसाइकिल कंपनी बनती है।
नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी, जिसकी स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने 1898 में बर्मिंघम इंग्लैंड में की थी, इसे हाल ही में 153.12 करोड़ के अमाउंट पर टीवीएस मोटर कंपनी के द्वारा यहां पर खरीदने की बात की गई है। टीवीएस मोटर कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करते हैं, चेन्नई तमिलनाडु में मौजूद है। चेन्नई तमिलनाडु में 2 भारतीय बैंकों का हेडक्वार्टर भी आपका मौजूद है। जिन भारतीय बैंकों के आगे इंडियन शब्द का इस्तेमाल है वो सभी हैं इंडियन मसाला डोसा, और आप खाने जाएंगे इंडियन मसाला डोसा चेन्नई में। तो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों का हेडक्वार्टर आपका चेन्नई सिटी आपकी बनती है। इसके वर्तमान चेयरमैन और एमडी बनते हैं वेणु श्रीनिवासन। नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये बनेगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित डाक कर्मचारियों के लिए कितना मुआवजा यहाँ पर घोषित किया गया है? हाउ मच कंपनसेशन फॉर पोस्टल एम्प्लॉइज अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अगर किसी भी डाक कर्मचारी, जिसमें आपके ग्राम सेवक भी आपके शामिल हैं, अगर ड्यूटी के दौरान अगर इनकी कोरोना वायरस से मौत होती है, भगवान ना करे, तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनसेशन, जो क्षतिपूर्ति दी जाएगी, उसका अमाउंट होगा 10 लाख का, यानी कि 10 लाख का। इंडिया पोस्ट की बात करते हैं तो भारतीय पोस्ट को 1854 में स्थापित किया गया था बाय द लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही भारत में रेलवे सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के लिए जाना जाता था, यानी कि हड़पने की नीति या राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति भी निकाली थी जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक के खुद की सगी संतान नहीं थी, उनका सगा वारिस नहीं था, तो ऐसे राज्यों को अंग्रेजी सल्तनत में या अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन में मिला लिया जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी 1854 इंडिया पोस्ट की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर बनता है डाक भवन नई दिल्ली में। किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सब्सिडरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। मैंने आपको पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक के बारे में बताया है कि पेमेंट बैंक के लिए आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 200 करोड़, और पेमेंट्स बैंक के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो 100 करोड़ आपकी होनी चाहिए। अगर एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला जो पेमेंट्स बैंक है वो कौन बनता है, तो याद रखिएगा एयरटेल पेमेंट बैंक आपका बनता है। तो याद रखिएगा कि इंडिया पोस्ट की ही सब्सिडरी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्रोटीन समृद्ध बिस्किट का उत्पादन किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जहां से करेक्ट आंसर बनता है CSIR। CSIR का जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एम्स का फुल फॉर्म बनता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ICMR का फुल फॉर्म बनता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड IIHMR का फुल फॉर्म बनता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च। तो याद रखिएगा ये वो बड़े संस्थान हैं हेल्थ के सेक्टर में जो कि वर्तमान में देश में कार्यरत हैं कोविड-19 को लड़ने को लेकर। और प्रोटीन का उत्पादन किसने किया है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने किया है। नाम बस आपको यहाँ पर याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता इस प्रश्न में आपको नहीं पड़ेगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए 100 करोड़ रुपए के शहरी वेतन रोजगार पहल की घोषणा यहाँ पर की है? काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बन जाता है, और इनमें से कोई नहीं, ना ही उत्तर प्रदेश, ना ही बिहार, ना ही केरला स्टेट और ना ही महाराष्ट्र स्टेट। तो सही जवाब आपका बनता है यहाँ पर उड़ीसा स्टेट। ओके, उड़ीसा स्टेट के द्वारा हाल ही में 100 करोड़ रुपए के अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, ताकि शहरी क्षेत्रों में जो गरीब हैं उनको यहाँ पर रोजगार के लिए दिक्कतें यहाँ पर सामना उनको ना करना पड़े। उड़ीसा राज्य के बारे में कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था कि यहाँ की जो राजधानी बनती है वो भुवनेश्वर बनती है, जबकि गणेशी लाल जी यहाँ के क्या बनते हैं? गवर्नर बनते हैं। नवीन पटनायक जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से संबंधित है। नवीन पटनायक जी को हाल ही में कुछ ही दिनों पहले पेटा इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। पेटा जानवरों के लिए काम करने वाली एक कल्याणकारी संस्था है। इसका उच्च न्यायालय कटक में मौजूद है, राजधानी भुवनेश्वर में है, लेकिन इसका उच्च न्यायालय कटक में आपका मौजूद है। उड़ीसी यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य बनता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न,
हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी यहां पर नहीं थी? यस बैंक, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक और महासेना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है महापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इस कोऑपरेटिव बैंक का जो हेडक्वार्टर बनता है वो गोवा बनता है और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि यस बैंक का हेडक्वार्टर आपका बनता है मुंबई सिटी। ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगी, बस यहाँ पर बैंक का नाम याद रखना ही आपके लिए काफी रहेगा। आरबीआई के बारे में कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था, काफी सारी बातें डिस्कस की थी। पहली चीज तो यहाँ पर यह थी कि 1926 में यानी कि 1926 में सबसे पहले आरबीआई को स्थापित करने के लिए कमेटी को रिकमेंड किया था, या किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो आंसर आपका वहां पर बनेगा हिल्टन यंग कमीशन, और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सुझाव भी आपके शामिल थे। इन्हीं कमेटी के सुझावों के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया गया, जबकि भारत सरकार आरबीआई एक्ट आपका पास किया गया 1934 में, लेकिन आरबीआई का स्थापना होती है, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट आपकी होती है कब? 1935, और तारीख रहेगी 1 अप्रैल। और जब आरबीआई को स्थापित किया गया था इनिशियल स्टेज में इसकी जो पूंजी बनती थी वो बनती थी 5 करोड़ रुपए, और ये 5 करोड़ का अमाउंट 100 रुपए के 5 लाख शेयर्स में आपका डिवाइडेड था। और शुरुआती स्तर पर आरबीआई का जो हेडक्वार्टर बनता था वो बनता था आपका कोलकाता सिटी। 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई पहुंचा, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया था? 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, और तारीख यहाँ पर बनती है 1 जनवरी। याद रखिए, ये भी रखना है कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई के पहले गवर्नर रहे, और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले भारतीय गवर्नर, तो आंसर याद रखना है 1943 से लेकर 1949 तक पहले भारतीय गवर्नर रहे थे सर सीडी देशमुख, यानी कि चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ये भी याद रखना है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ाद भारत के पहले आरबीआई गवर्नर भी सीडी देशमुख साहब आपके हुआ करते थे। अगला प्रश्न, नियर बाय स्पॉट निम्न में से किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है जिसके तहत आसपास की किराना स्टोर्स को, जनरल स्टोर्स को, और भी आपकी जो एसेंशियल गुड्स की जो दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, उनको आप नियर बाय स्पॉट के तौर पर अपने मोबाइल पर जीपीएस पर देख सकते हैं। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और गूगल मैप्स की बात करेंगे तो सीधा करेक्ट आंसर पर गूगल ही बनेगा। अगला प्रश्न, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बनता है वी कृष्ण स्वामी, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा सत्यार्थ नायक जी भी एक लेखक हैं, इनके द्वारा श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार बुक लिखी गई थी। विश्वनाथन आनंद जी की बात कर लेते हैं तो इनके द्वारा माइंड मास्टर नाम की किताब लिखी गई थी। जूही करकरे की बात करते हैं तो जूही करकरे बेटी बनती हैं हेमंत करकरे साहब की, जो कि 26/11 के मुंबई अटैक्स में शहीद हुए थे। आई थिंक एटीएस में कार्यरत थे और मुंबई स्पेशल ब्रांच में कार्यरत थे। उनकी बेटी के द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर नाम की एक किताब आपकी लिखी गई है। तो इन सारी किताबों को लर्न कर लीजिएगा और एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो जी हाँ, आज ही यानी कि 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 1 तारीख को उत्कल दिवस मनाया जाता है, 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस आपका मनाया जाता है। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल, 10 अप्रैल वर्ल्ड हेमोपैथी डे। इसके अलावा 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में, तो इसकी बरसी होती है। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, यानी कि विश्व विरासत दिवस होता है। भारत में टोटल 38 विश्व विरासत स्थल हैं, याद रखिएगा, जिनमें से 30 आपकी नेचुरल साइट्स हैं, 7 आपकी कल्चरल साइट्स हैं और 1 आपकी मिक्स्ड साइट्स यहाँ पर बनती है। तो कल की क्लास का रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि यस सर यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ तक रिवीजन सेशन में सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाए हों, चीज़ों को एक बार फिर से दिमाग में बैठा पाए हों, क्योंकि रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नई चीज़ों को अपडेट करना। क्योंकि जब आप नई चीज़ों को अपडेट करेंगे और पुरानी चीज़ों को अगर भूलते जाएंगे तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर ठीक नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर रिवीजन में प्रतिदिन रखता हूँ। शुरुआती 10 मिनट हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब 21 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं 1 by 1 एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स के ऊपर आपका बेस्ड है। बताइए इसका यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा।
हाल ही में प्रसार भारती ने एक नया चैनल लॉन्च किया है। हाल ही में प्रसार भारती ने एक नया चैनल यहाँ पर लॉन्च किया है। इस चैनल का जो नाम है वो आपका क्या बनता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। रिसेंटली प्रसार भारती लॉन्चेस अ न्यू चैनल, नेम ऑफ द चैनल डीडी रिट्राइव, डीडी रिट्रो, डीडी मेट्रो और डीडी रिलीव, या इनमें से कोई नहीं। मेट्रो के बारे में, डीडी मेट्रो के बारे में तो हम काफ़ी लंबे समय से सुनते आए हैं। काफ़ी लंबे समय से ये डीडी मेट्रो आपका चैनल आपका वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जिस नए चैनल की बात की गई है वो है डीडी रिट्रो। नाम याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नया चैनल है जिसका नाम है डीडी रिट्रो। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन प्रसार भारती के बारे में भी करेंगे कि प्रसार भारती क्या है। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी यानी कि इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनता है और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी यहाँ पर बनते हैं। तो डीडी भारती का हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की सबसे बड़ी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसी बनती है वो प्रसार भारती बनती है। इसके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, नाम याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के खतरे को देखते हुए किस राज्य सरकार ने फूड बैंक नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव टाइटल फूड बैंक इन द व्यू ऑफ ट्रीट ऑफ कोरोना वायरस डिजीज व्यू ऑफ थ्रेट ऑफ कोरोना वायरस डिजीज और कोविड-19। तो फूड बैंक की शुरुआत जो की गई है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर से की गई है, याद रखिएगा। मणिपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनमें से एक बनता है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा बनता है क्षेत्रफल के अनुसार? तो नाम याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश। ये वही राज्य है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है और असम राज्य अरुणाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है क्षेत्रफल के अनुसार। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद असम राज्य में आपकी इंटर करती है। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं एन बीरेन सिंह साहब और गवर्नर बनती है मणिपुर की नजमा हेपतुल्ला। नाम याद रखने का प्रयास कीजिएगा। केवल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में ही मौजूद है। किस झील पर? लोकटक झील पर, और ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ जिसका आंसर कर पाना मुझे लगता है कि काफी टफ होगा आप सभी के लिए। केवल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील पर मौजूद है और ये तैर रहा है। तो ये जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है इसमें जो घास है जो कि तैर रही है, फ्लोट कर रही है, इस घास को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, आईएएस पीसीएस के लेवल का ये क्वेश्चन है। अगर आप बता सकते हैं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले जिस विद्यार्थी के द्वारा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा उसके नाम को वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद उसके नाम को कल मैं पब्लिश करके आपको जरूर दिखाऊंगा और उसे शाबाशी भी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में बाद में डालना है, यहाँ पर भी लाइव चैट बॉक्स में नहीं डालना है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में पोकर स्टार्स इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पोकर स्टार्स इंडिया एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान या शार्दुल ठाकुर? पोकर्स इंडिया ये एक गेम प्लेटफॉर्म है, मैं अभी आपको इसकी इमेज भी दिखा दूंगा और यहाँ पर इसके नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को भी लीड करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में से जो नाम आपके ऑप्शंस में लिए गए हैं जैसे कि विराट कोहली है, अमिताभ बच्चन जी हैं, सलमान खान है, शार्दुल ठाकुर है, तो इनको एक बार रिवाइज करेंगे। अमिताभ बच्चन जी की बात करते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर ये बनते हैं। करीना कपूर जी की बात कर लेते हैं तो ये आपकी प्यूमा ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनती हैं। सलमान खान साहब की बात करें तो ये रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर आपके बनते हैं। टाटा पावर की बात करें तो इनके द्वारा कुछ ही दिनों पहले शार्दुल ठाकुर जो कि एक जाने माने क्रिकेटर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सौरव गांगुली साहब की बात करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्हें टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 में आयोजित किए जाने थे, अब उन्हें 2021 में आयोजित किया जाएगा, उसके लिए जो भारतीय टीम जा रही है उसके गुडविल एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद दिशा पटानी जानी मानी एक्ट्रेस और संजीव कपूर साहब, इन्हें वॉशिंगटन एपल्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। पोकर्स गेम की हम बात करते हैं तो आप सभी के सामने पोकर्स गेम की पोकर्स स्टार गेम का एक इमेज है जो कि मैंने
इनकी वेबसाइट से लिया है। ताश के पत्तों का ये एक खेल है, ऑनलाइन गेम है, आप देख सकते हैं, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी साहब को आप देख सकते हैं इसका प्रमोशन करते हुए। तो पोकर स्टार्स क्या है, ताश का एक गेम है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। महेंद्र सिंह धोनी और किसे संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान यहां पर चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी एंड हु हैज बीन जॉइंटली सिलेक्टेड एज द बेस्ट कैप्टन इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं। एक प्रश्न यहां से और बन सकता है कि सबसे पहला आईपीएल या फर्स्ट आईपीएल या आईपीएल सीरीज या आईपीएल डोमेस्टिक टूर्नामेंट की शुरुआत किस पर्टिकुलर ईयर से की गई थी? तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को लीड करते हैं, वो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कप्तान यहाँ पर चुने गए हैं। और उनके साथ ही साथ किस भारतीय खिलाड़ी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पर आईपीएल इतिहास के लिए यहाँ पर जो वोटिंग की गई थी फैंस के द्वारा, उसमें चुना गया है? तो नन ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही जवाब यहाँ पर बनेगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की बात करें तो वर्तमान में मुंबई इंडियंस के लिए ये कप्तानी कर रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जी को यहाँ पर, इन दोनों ही खिलाड़ियों को यहाँ पर चुना गया है इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए या बेस्ट कैप्टन के लिए। यहाँ पर रोहित साहब की बात करते हैं तो रोहित साहब का जो पूरा नाम बनता है, रोहित शर्मा साहब का जो पूरा नाम बनता है रोहित गुरुनाथ शर्मा। इनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ था, याद रखिएगा। अब वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक मोटा मोटा याद रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा एग्जाम के हिसाब से, और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और वर्तमान में मुंबई इंडियंस जो टीम है आईपीएल की, उसके कप्तान भी बनते हैं। और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है विराट कोहली, तो उसी टीम के ये वाइस कैप्टन भी यहाँ पर बनते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया की बात करते हैं तो उसके तौर पर राइनो एम्बेसडर भी हैं। राइनो यानी कि जो गेंडों को बचाने के लिए जो एक जागरूक अभियान चलाया जाता है, उसके यहाँ पर एम्बेसडर भी बनते हैं। 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी यहाँ पर सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें हिटमैन भी कहा जाता है, हिटमैन के नाम से भी काफ़ी मशहूर हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो उसमें रोहित शर्मा इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा बार 200 का स्कोर यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे पहले सचिन तेंदुलकर साहब ने 200 जो रन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक वनडे मैच में 200 रन बनाने का जो कीर्तिमान है सचिन तेंदुलकर ने स्थापित किया था। रोहित शर्मा इस एक से ज़्यादा बार 200 का जो स्कोर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के नरोवाल जिले में करतारपुर साहिब किस सिख गुरु द्वारा निर्मित है? करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान नरोवाल डिस्ट्रिक्ट बिल्ड बाय विच सिख गुरु? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने का कारण, तो आप जहाँ पर इमेज देख रहे हैं तो पाकिस्तान के करतारपुर में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा आपका बना हुआ है, जिसका निर्माण पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कराया गया था। जबकि कॉरिडोर का निर्माण भी पाकिस्तान और भारत सरकार ने अपने अपने इलाके में किया था। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस गुरुद्वारे का निर्माण के दौरान यहाँ पर टेम्पररी तौर पर जो गुंबद होता है, जो डोम होता है गुरुद्वारे का, उसे टेम्पररी बनाया गया था। ये सॉलिड नहीं था या सीमेंटेड नहीं था। और ये टेम्पररी जो गुरुद्वारे के जो ये गुंबद बनाए गए थे, हाल ही में आई तेज आंधी में वहाँ पर गिर गए, जिसको लेकर पाकिस्तान की काफ़ी किरकिरी हुई, या पाकिस्तान का एक अलग ही चेहरा यहाँ पर सामने आया कि इतने होली प्लेस की एक गुरुद्वारे को यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा उपेक्षा की है। और अब इसके तुरंत इनके रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो किस सिख गुरु जी के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को स्थापित किया गया था? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी? तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो गुरु नानक देव जी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर गलत जगह टिक लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द राइट आंसर, यानी कि गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के 550वीं बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर प्रकाशोत्सव भी मनाया गया था। और गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी पर इसका उद्घाटन भी किया गया था। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की बात करते हैं तो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में ये मौजूद है। और ये भी याद रखना है ये जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में है, जबकि डेरा बाबा नानक श्राइन जो है वो गुरदासपुर पंजाब में पड़ती है। इन दोनों को जोड़ता है
करतारपुर कॉरिडोर। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गुरुद्वारा इन करतारपुर वाज लेड इन 1572। 1972 में इस करतारपुर गुरुद्वारे की स्थापना यहाँ पर की गई थी। इसका शिलान्यास किया गया था महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा, और उनके द्वारा नहीं, 1972 में इस करतारपुर गुरुद्वारे को स्थापित किया गया था, और इसके साथ ही साथ आगे चल के महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा इस करतारपुर के डोम को यहाँ पर सोने से मढ़ा गया था। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। इससे संबंधित दो और प्रश्न हैं जो कि मैं आपसे वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछूंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ पर मैप पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, और इस मैप पर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये डेरा बाबा नानक साहब हैं जो कि गुरदासपुर पाकिस्तान में है, और नंबर 1 पर जो आपको यहाँ पर जियो टैग दिख रहा है ये है आपका करतारपुर गुरुद्वारा साहिब। बीच में आप ये देख रहे हैं कि एक नदी भी बह रही है। याद रखिएगा ये कौन सी नदी है, ये आपकी रावी नदी यहाँ पर मौजूद है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि करतारपुर गुरुद्वारा किस नदी के किनारे मौजूद है, तो याद रखिएगा ये आपका रावी नदी के किनारे मौजूद है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और जब बताइए कि किस बैंक ने ग्राहकों के बीच यहाँ पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है। Which bank has launched the safety grid campaign to reinforce the social distancing among the कस्टमर्स के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए, इसके लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या इनमें से कोई नहीं। यानी कि सेफ्टी ग्रिड कैंपेन के तहत यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेफ्टी ग्रिड अभियान चलाया गया किस बैंक के द्वारा, तो सही जवाब यहाँ पर बनता है HDFC बैंक। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर बनता है मुंबई शहर में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई बनता है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई बनता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर आपका बनता है न्यू दिल्ली। SBI की स्थापना 1955, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894, एक्सिस बैंक की स्थापना एक्सिस बैंक के तौर पर 2007 में हुई थी। याद रखिएगा। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में एक दुकान देख रहे होंगे, और एक ये आपका एक मेडिकल स्टोर है। इस मेडिकल स्टोर के बाहर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो HDFC बैंक का लोगो है, ये HDFC बैंक का लोगो है जिसको वहाँ पर बनाया गया है, जिससे इस बैंक ने अपना प्रमोशन तो किया ही है, इसके साथ ही साथ लोगो जैसी आकृति बनाकर इन्होंने लोगों को 2-2, 3-3 मीटर की दूरी पर ये लोगो बनाए गए हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर इनको बनाया गया है, ताकि लोग इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल अगल बगल में खड़े ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखा जा सके। अब अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में, तो क्या क्या जानकारी हमें HDFC बैंक के बारे में याद रखनी है। HDFC बैंक के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बनता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माफी चाहेंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक इसका फुल फॉर्म बनेगा। हेडक्वार्टर बनेगा मुंबई महाराष्ट्र में। आपको पहले ही बता चुका हूं कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक और LIC ऑर्गेनाइजेशन, LIC इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा की अगर मैं बात करता हूं तो सेबी ऑर्गेनाइजेशन भी आपका, इन सभी का जो हेडक्वार्टर बनता है, एक्सिस बैंक का भी जो हेडक्वार्टर बनता है वो मुंबई आपका बनता है। इस बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी। HDFC बैंक वर्तमान में लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर आपका बनेगा प्राइवेट सेक्टर में। तो भारत का इस समय जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा जो बैंक बनता है वो बनता है HDFC। सेकंड नंबर पर है ICICI बैंक और थर्ड पोजीशन पर बनता है आपका एक्सिस बैंक। इस बैंक के वर्तमान में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो बनते हैं वो बनते हैं श्यामला गोपीनाथ जी, जबकि इस बैंक के MD बनते हैं आदित्य पुरी जी। इस बैंक को इनॉग्रेट किया गया था, इस बैंक की शुरुआत की गई थी, इस बैंक का उद्घाटन किया गया था उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। इस बैंक की जो टैगलाइन बनती है ये भी पूछी जा चुकी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, तो याद रखिएगा ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है। अगला प्रश्न, जरूरतमंदों की मदद के लिए देश भर में अपने सभी सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को यहाँ पर जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन है। First state in the country to geotag all its community kitchens and community shelters across the state for helping the needy। उत्तर प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। जियो टैग करने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जिस तरह से आप कभी अगर आप गूगल GPS मैप का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको जियो टैग नज़र आता है। आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को वहाँ पर सर्च करते हैं तो जियो टैग आपको वहाँ पर बनकर आता है। तो
तो अगर अब कोई भी व्यक्ति जीपीएस पर ये डालेगा कि कम्युनिटी किचन या फूड बैंक या कुछ भी, तो उसको आसानी से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा कम्युनिटी किचन्स चलाए जा रहे हैं या जो कम्युनिटी शेल्टर्स चलाए जा रहे हैं जहाँ पर सिर छुपाने की जगह मिलती है, उनकी लोकेशन उन्हें मैप पर नजर आएगी। इसके लिए ये जो राज्य सरकार है वो गूगल के साथ भी बातचीत कर रही है और उसके बाद आसानी से लोग यहाँ पर कम्युनिटी किचन्स को खोज सकेंगे और यहाँ पर कम्युनिटी शेल्टर्स को भी खोज सकेंगे। ऐसा कर रहा है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट। अगला प्रश्न, किस संस्था ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स की पहल शुरू की है? काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। विच एंटिटी हैज लॉन्च द इनिशिएटिव टीम मास्क फोर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट wearing मास्क इन पब्लिक प्लेसेस? आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है बीसीसीआई। आईसीसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली जो रेगुलेशन बॉडी है वो आईसीसी बनती है। हेडक्वार्टर आपका दुबई में मौजूद है। सेबी की बात करते हैं तो भारत के कैपिटल मार्केट को और कंट्रियों को भारत के कैपिटल मार्केट को, शेयर मार्केट को और भारत की सभी जो आपकी कंपनी है उनको कंट्रोल करने वाली जो रेगुलेशन बॉडी है वो सेबी बनती है। फुल फॉर्म बनता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई बनता है। डीआरडीओ की बात कर लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ डे आपका कब मनाया जाता है? जरा मैं जानना चाहूंगा आप सभी से कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है। एक बार जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिएगा। बीसीसीआई का मतलब ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बीसीसीआई यहाँ पर बनती है। तो सभी प्रमुख जो आपके क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा फीमेल जो क्रिकेट मेंबर्स हैं, हमारे फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो भी आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं बनो मास्क फोर्स का हिस्सा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी क्रिकेट खिलाड़ियों ने यहाँ पर मास्क लगाकर सभी खिलाड़ियों से यहाँ पर ये अपील की है कि वो मास्क पहने और अपने साथ साथ दूसरों की भी यहाँ पर मदद करें और कोरोना वायरस को फैलने से रोकें। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर सौरव गांगुली साहब की बात करते हैं तो सौरव गांगुली साहब की जो ऑटोबायोग्राफी बनती है वो बनती है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सचिन तेंदुलकर साहब की ऑटोबायोग्राफी की बात कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें द गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बनता है प्लेइंग इट माई वे। नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी मौजूद है जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ये भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है यहाँ पर वर्तमान में। चलिए, बीसीसीआई के बारे में भी थोड़ी जानकारी यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एक बार फिर से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दिस इज द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर बनता है वानखेड़े स्टेडियम, जो कि आपका मुंबई शहर में मौजूद है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट बनते हैं सौरव गांगुली साहब और इसके जो सेक्रेटरी बनते हैं वो जय शाह साहब बनते हैं। जय शाह साहब भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के बेटे भी बनते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इंडिया पोस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आज इसी लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इंडिया पोस्ट को सेटअप किया गया था 1954 में। गवर्नर जनरल थे उस समय, वो थे लॉर्ड डलहौजी। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया था। अगर स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछता हूँ कि सिंगूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। सिंगूर डैम इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शंस आप सभी के सामने, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा स्टेट्स है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है। तो सही जवाब यहाँ पर जो बनता है वो तेलंगाना यहाँ पर बनता है। हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण डैम की हम बात करते हैं तो उसका नाम बनता है हिमाचल प्रदेश में आपका है भाखड़ा नागल डैम। उड़ीसा में अगर हम लोग बात करते हैं तो बनेगा आपका हीराकुंड डैम। जबकि उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर टेहरी डैम आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी आपका गया है। स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन है? व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है? हिम तेंदुआ है, फिशिंग कैट है, एशियाई हाथी है, बंगाल टाइगर है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब यहाँ पर क्या बनेगा? हिम तेंदुआ की अगर मैं बात करता हूं तो आपको मैंने बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है और अफगानिस्तान कंट्री का नेशनल एनिमल यहाँ पर बनता है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं होगा। फिशिंग कैट की बात कर लेते हैं तो ये आपका वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल बनता है। एशियन एलिफेंट की बात कर लेते हैं तो एशियन एलिफेंट 3 भारतीय राज्यों का राजकीय पशु बनता है, कर्नाटका, झारखंड और केरला स्टेट, ना कि मध्य प्रदेश। बंगाल टाइगर भी जितने लोगों को लगता है, क्योंकि टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को आपका जाना जाता है,
और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार, सतपुड़ा, पेंच और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व हैं वो आपके मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बंगाल टाइगर है वो भारत में मध्य प्रदेश राज्य का स्टेट एनिमल नहीं बनेगा। यहाँ पर जो स्टेट एनिमल बनेगा वो बनेगा आपका बारहसिंगा, स्वैम्प डियर। क्या बनेगा? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश के आप लोकेशन देख सकते हैं मैप में, आप सभी के सामने है। मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर बनते हैं शिवराज सिंह चौहान, चौथी बार यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं हाल ही में, जबकि लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर आपके बनते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश, इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ का जो स्टेट एनिमल बनता है बारहसिंगा, यही स्टेट एनिमल बनता है उत्तर प्रदेश का भी, याद रखिएगा। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि भारत का जो नेशनल एनिमल बनता है टाइगर या बंगाल टाइगर, ये किसी भी भारतीय राज्य का स्टेट एनिमल नहीं है। जी हाँ, ये किसी भी भारतीय का स्टेट एनिमल आपका नहीं बनता है। अगला प्रश्न, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम किस राज्य में एक स्थित क्रिकेट ग्राउंड है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कि आई थिंक ग्वालियर में आपका मौजूद है, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ईडन गार्डन, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपका इकाना अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम और कानपुर में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम प्रसिद्ध है। गुजरात में सभी जानते हैं अहमदाबाद में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसे हम लोग सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। आगे एक न्यूज़ है जिसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनती है कि हमारे देश का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BRO। MCQ सेशन हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त कर लिया है, तो उम्मीद है आपको MCQ सेशन पसंद आया होगा। तो एक बार मुझे ऐसे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको MCQ सेशन पसंद आया या नहीं, कुछ हेल्प मिली या नहीं। MCQ के साथ साथ जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन हुआ उससे आपको कुछ मदद मिली, कुछ नई जानकारी मिली या नहीं। BRO का फुल फॉर्म बनता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड ब्रिज ओवर सुबनसिरी रिवर इन अरुणाचल प्रदेश इन अ रिकॉर्ड स्पैन ऑफ जस्ट 27 डेज। 27 दिन के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर सुबनसिरी नदी के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के राज्य में, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में यहाँ पर 27 दिन के रिकॉर्ड टाइम के अंदर यहाँ पर ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है। तो इसके लिए एक बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए और कमेंट बॉक्स में क्लैपिंग भी बननी चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो बनते हैं अरुणाचल प्रदेश को बनते हैं पेमा खांडू साहब। एक उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ब्रिज का उद्घाटन भी यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें याद रखना है? पहली चीज़ थी BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सुबनसिरी रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में 27 दिनों के रिकॉर्ड टाइम के अंदर यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया गया है और पेमा खांडू जो कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट भी यहाँ पर किया गया है। BRO की बात करते हैं तो नाम से इसे समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से इसको याद करना है। BRO यानी कि बॉर्डर, जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, और बॉर्डर एरियाज हमारे लगते हैं जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारी बॉर्डर बनती है। तो वहाँ पर अगर सड़क का निर्माण होना है तो सड़क का निर्माण वहाँ पर नहाई नहीं करेगा, ना ही कोई राज्य सरकार करेगी। नहाई का नाम आप सभी ने सुना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जितने भी भारत के हाईवेज हैं और एक्सप्रेसवे हैं उनका मैनेजमेंट और कंट्रोल करती है, जबकि स्टेट हाईवेज राज्य सरकारें बनाती हैं। लेकिन जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं या जहां पर बाउंड्री आपकी कंट्रीज के साथ शेयर होती है, वहां पर सड़क बनाने का जो कार्यभार है या सड़कें बनाने का जो जिम्मेदारी है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की आपकी बनती है। नीचे लिखा भी हुआ है डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज और नेबरिंग कंट्रीज एरियाज। तो वहाँ पर सड़क बनाने और उसको मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी बनती है वो BRO की बनती है। BRO का जो मोटो बनता है वो बनता है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू दी हार्ड वर्क। इनका कहना ये है कि हर कुछ जीवन में हासिल किया जा सकता है, हर कुछ पाया जा सकता है हार्ड वर्क के जरिए। तो ये हमारे जीवन पर भी उतना ही लागू होता है। किन किन एरियाज में BRO काम करता है? तो भारत भूटान बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर, म्यांमार बॉर्डर पर और अफगानिस्तान बॉर्डर पर BRO आपका काम करता है। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनता है और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह साहब इसके डायरेक्टर जनरल बनते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन है आपका BRO, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि नेबरिंग कंट्री के साथ जो बॉर्डर शेयर होती है वहाँ पर रक्षा मंत्रालय ही वहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखता है। इसी वजह से BRO को उनके तहत यहाँ पर रखा गया है। भारत के वर्तमान जो डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं अमित शाह जी बनते हैं। भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो ये केवल जानना ही आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा इस न्यूज़ का आपके एग्ज़ाम से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जागरूकता के लिए ज़रूरी है कि आप इसे जानें। सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि किसी भी विशेष ब्लड ग्रुप को कोविड-19 के संक्रमण का अधिक खतरा नहीं है। नो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, सेज दी सीनियर डॉक्टर्स। अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल रही थी कि अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के हैं तो आपको कोरोना वायरस होने का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब अफवाहें हैं, इन्हें अफवाहें ही रहने दीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के हैं, ओ ब्लड ग्रुप के हैं या ए ब्लड ग्रुप के हैं या बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप पर ये ज़्यादा टारगेट करता है, किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को ये उतना टारगेट नहीं करता। तो ऐसा कुछ नहीं है, बराबर से ये सभी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को बराबर से संक्रमण का खतरा है, किसी को अधिक किसी को कम, ऐसा कुछ नहीं है। एक पूर्व आईएएस अधिकारी जिनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी, इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति जी के नए सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर कपिल देव त्रिपाठी टू बी न्यू सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी के नए सेक्रेटरी यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं कपिल देव त्रिपाठी, ये नए सचिव आपके बनेंगे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी उड़ीसा से बनती है कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, नाम बनता है नवीन पटनायक जी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 स्टैंड अलोन कोविड-19 अस्पतालों का उन्होंने उद्घाटन किया है, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में राज्य की यहाँ पर विशेष मदद करेगा। उड़ीसा वही राज्य है जिसने भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल बनाने की यहाँ पर घोषणा की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। एमसीक्यू चैलेंज के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, आज की क्लास काफ़ी लेंदी नहीं थी, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी थी। मैंने कोशिश की है इस क्लास को छोटा, कम समय में डिस्कस करने का और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को यहाँ पर शामिल करने का मैंने प्रयास किया है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मैं एमसीक्यू चैलेंज के तौर पर आप सभी को देता हूँ, जिनका आंसर आपको मुझे वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में करना है, और देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले इनका आंसर करता है। फरवरी मंथ का रिवीजन हमने इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन अगर आप सभी की गुजारिश होगी तो फरवरी मंथ की जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको मैं 1 या 2 वीडियोस में यहाँ पर कंप्लीट करके आप सभी के साथ डिस्कस कर लूँगा, तो वो वहाँ पर उसके साथ रिवीजन हो जाएगा। एमसीक्यू चैलेंज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इसका आंसर करने में आपको हेल्प मिले। कल मैंने आपसे 2 एमसीक्यू पूछे थे एमसीक्यू चैलेंज के तौर पर कि धाप नृत्य किस राज्य से धाप नृत्य की शुरुआत हुई थी, और काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो मैं यहाँ पर आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि किन किन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका शुरुआत बिल्कुल एटलास से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आंसर जो आया था वो आया था संदीप गुप्ता जी का, और सही जवाब यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दिया था। प्रज्ञा त्रिपाठी जी ने भी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब दिया था। इन्होंने धाप नाच की बात करें तो उड़ीसा स्टेट, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट की बात करते हो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये आपका गोवा में मौजूद है, बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो श्रेया श्रीवास्तव ने भी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया था, नेकी सरिया ने भी सही जवाब दिया, शीलम यादव जी ने भी सही जवाब दिया, रोहित पांडे जी हैं, सोनी जी हैं, इसके अलावा विकास जी हैं, इसके अलावा सुधीर कुमार यादव जी हैं, विनोद अम्बेडकर जी हैं, शेफाली सिंह जी हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, समायरा सिंह जी हैं, रामू राजपूत भी उन्होंने यहाँ पर मोटिवेशन दिया है, अंजलि तिवारी जी ने भी सही जवाब यहाँ पर दिया है, और कांची दुबे ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है, स्वाति उपाध्याय सही जवाब, अमित कुमार जी हमारी तारीफ ही कर रहे हैं, और वाशवती समंता जी ने सही जवाब दिया है, सुरेश भाई जी ने है। इसके अलावा यहाँ पर मेरी तारीफ ही की गई कि सर आपका करंट अफेयर्स मेरी बहुत हेल्प यहाँ पर होती है, मैं आपके ऑल वीडियोस देखता हूँ, उन्हें मेरा तरीका पसंद आता है, तो जावेद खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जावेद खान जी ने भी इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया है। इसके अलावा विक्रांत राउत जी ने तो यहाँ पर मोटिवेशनल कोट दिया था। इसके अलावा विक्रांत राउत जी ने बिल्कुल सही जवाब भी यहाँ पर दिया है। पूजा रॉय जी ने जवाब दिया है, पल्लवी सरकार जी ने आंसर यहाँ पर दिया है, धनंजय जी हैं, हिमांशु जी हैं, हरीश जी हैं, आकांक्षा शर्मा जी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अर्पित जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बोला है। चलिए, और सीमा मंडल जी हैं, रितेश जी हैं, अंकिता जी हैं, साहिब सिंह जी हैं, और मंडिता चैटर्जी भी यहाँ पर हैं, शशि जी हैं, इसके अलावा अनुष्का जी हैं, और दीवाना राधे जी भी हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने, पारस जायसवाल हैं, जयप्रकाश शशि हैं, प्रीत अरोड़ा हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया है।
इसी वीडियो के नीचे भी आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर यूट्यूब सब्सक्राइब करने की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन करने की लिंक मिल जाएगी, जीएस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी सुबह 7 बजे एक और छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ करंट अफेयर्स के। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और आज हाँ, आपको द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस भी आपको मिलेगा, जिससे आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल का एनालिसिस यहाँ पर कर पाएंगे। धन्यवाद।